जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके हूं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर का मॉक टेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले अपन ने सामान्य कृषि के 2 मॉक टेस्ट लगा लिए। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे दोस्तों सोइल साइंस के मॉक टेस्ट। किसकी बात करेंगे दोस्तों? सोइल साइंस के मॉक टेस्ट की बात करेंगे। सोइल साइंस के मॉक टेस्ट के पहले अपन बात कर लेते हैं कि पिछली अपन ने क्लास रखी थी, उसमें दोस्तों अपन ने 2 क्वेश्चन दिए थे कि टीपीएस और जो एसपीटी टेक्निक है ये आलू में होती है। अब ये दी किसने थी, कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? तो दोस्तों जो टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड, ये दी थी दोस्तों रामानुज ने। किसने दी थी? रामानुज वैज्ञानिक ने दी थी। इसके बाद में है दोस्तों एसपीटी। क्या थी? एसपीटी। एसपीटी जो टेक्निक है आलू में यूज ली जाती है, सीड प्लॉट टेक्निक, ये दी थी दोस्तों पुष्कर नाथ ने। किन्होंने दी थी? पुष्कर नाथ ने। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्लास को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर करना है। सॉइल साइंस को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट अपना रहेगा सॉइल और सॉइल का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। दूसरा पार्ट रहेगा अपना पोषक तत्व और उर्वरक से रिलेटेड। इसके बाद में अपन टॉपिक वाइज किसका स्टार्ट करेंगे? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के टेस्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का कि राजस्थान में लवणीय सारीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है राजस्थान में लवणीय सारीय मृदाओं का क्षेत्रफल बताना है कितना है। आपको सबसे पहले क्या करना है? 40 नंबर तक एक पेज में काउंटिंग लिख लीजिए। उसके बाद में उसमें ऑप्शन भरिए, जो ऑप्शन आपको बेटर लगे बिना मेरे को बताए हुए। तो आपको एंड में देखना है कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए। इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोग्रेस का पता चलेगा और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि लवणीय सारीय मृदाओं का क्षेत्रफल बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो लवणीय सारीय मृदाएं हैं इनका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में। इंडिया में नहीं पूछ रहा, राजस्थान में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 लाख हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पाया जाता है लवणीय सारीय मृदाओं का राजस्थान में। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं, ह्यूमिड एरियाज होते हैं, उनमें किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है? जो नम क्षेत्र पूछ ले या आर्द्र क्षेत्र पूछ ले, इनमें किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लवणीय मृदाओं का निर्माण होता है, सारीय मृदाओं का होता है, या अम्लीय मृदाओं का होता है, या उदासीन मृदाओं का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। जो आर्द्र क्षेत्र या नम क्षेत्र होते हैं उनमें किसका निर्माण होता है दोस्तों? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। किसका होता है? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों ऊपर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? जो लवणीय सोइल है, सैलाइन सोइल्स है, इनमें अपने को बताना है कौन सी विधि के द्वारा इनको सुधारा जा सकता है, उदासीन पीएच की ओर ले जाया जा सकता है। अपने को ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन बताना है कि कौन सा रहेगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लवणीय मृदाओं के सुधारने की विधि। अब दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि लीचिंग। इसके द्वारा निस्पंदन या निक्षालन विधि के द्वारा क्या करते हैं? लवणीय मृदाओं का सुधार करते हैं। इनमें क्या करते हैं दोस्तों? निक्षालन मतलब उसमें क्या कर दिया जाता है? कृत्रिम रूप से पानी भर दिया जाएगा। पानी भरने के बाद में क्या होंगे? जो भी लवण वगैरह होंगे वो पानी में घुल के क्या चल जाएंगे? लीचिंग के द्वारा नीचे की ओर चले जाएंगे। इसके द्वारा किसको सुधारा जा सकता है? लीचिंग के द्वारा लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो लवणीय क्षेत्र हैं, लवणीय क्षेत्रों में बारले की ऐसी किस्म बतानी है जो लवणता होती है, लवण सहनशील हो, मतलब जो लवणता हो उसको क्या कर सके? सहन कर सके। तो आपको लवण सहनशील किस्म बतानी है। किसकी? बारले की बतानी है, जौ की बतानी है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा BL2 या बिलाड़ा 2।
बिलाडा 2 या Bl2 क्या है दोस्तों, जो कि लवणशील किस्म, लवण सहनशील किस्म है। क्या है? लवण सहनशील किस्म है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लवणीय क्षारीय मृदाओं में सामान्य मृदाओं की तुलना में बीज दर कितने % अधिक रखते हैं। अब बीज दर अधिक क्यों रखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है लवणीय क्षारीय मृदाओं की अपन बात कर रहे हैं। अब लवणीय क्षारीय मृदाओं की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक मृदा का बिगड़ा हुआ रूप है। क्या है? मृदा का बिगड़ा हुआ रूप है। अब मृदा का बिगड़ा हुआ रूप है, दशा उसकी बिगड़ी हुई है, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, अंकुरण सही प्रकार से नहीं होगा। अंकुरण सही प्रकार से नहीं होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बीज डालना पड़ेगा कि अगर 15 से 20% अगर अपनी फसल का बीज अंकुरित होता भी नहीं है तो 15 से 20% अपन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा उसमें बीज डालेंगे, एक्स्ट्रा अपन उसमें बुआई करेंगे, जिससे क्या होगा 15 से 20% मतलब उसमें जो पौधे वगैरह है सही प्रकार से अपने खेत में उग पाएंगे। ऐसे नहीं कि मतलब कहीं पर तो पौधे ही नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा अगर अपन बीज दर एक्स्ट्रा डालेंगे तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15 से 20% जो बीज दर है वो अधिक डालते हैं लवणीय क्षारीय मृदाओं में। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो लवणीय मृदाएं हैं, लवणीय मृदाएं हैं उनके बीजों को बोने से पहले, लवणीय मृदाओं में बीजों को बोने से पूर्व कौन से रसायन से उपचारित करते हैं। जो लवणीय या सैलाइन सॉइल्स हैं इनमें बीज की बुआई करते हैं उससे पहले कौन से रसायन से अपन उपचारित करते हैं बीजों को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सोडियम सल्फेट से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। लवणीय मृदाओं में बीजों को बोने से पूर्व किससे उपचारित करते हैं, सोडियम सल्फेट से उपचारित करते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की सांद्रता बढ़ जाती है। अपने को बताना है कि जो अम्लीय या एसिडिक सॉइल होती है इनमें कौन से तत्व हैं, निम्न में से कौन से पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। अम्लीय मृदाओं में एल्यूमिनियम और जो फेरिक पोषक तत्व है, एल्यूमिनियम और लोहा पोषक तत्व है, आयरन पोषक तत्व है, इनकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एसिडिक सॉइल में इनकी सांद्रता इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे किया जा सकता है। अपन ने बात कर ली कि जो लवणीय मृदाएं हैं उनका सुधार लीचिंग के द्वारा कर सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो अम्लीय मृदाएं होती है, एसिडिक सॉइल्स होती है, इनका सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चूना के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है, अम्लीय मृदाओं का सुधार चूना के द्वारा किया जा सकता है। अब अपनी बच रही है क्षारीय सॉइल्स। जो क्षारीय सॉइल्स है उनकी अपन चर्चा करेंगे आगे की ओर कि जो सोडिक सॉइल्स है इनका जो सुधार है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद में है दोस्तों कि जो लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं क्रमशः है पीएच, लवणीय क्षारीय मृदाओं का पीएच, विद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इसके बाद में है विनिमय सोडियम प्रतिशत मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इनकी अपने को बतानी है कि इनकी मात्रा कितनी होती है किसमें, लवणीय क्षारीय मृदाओं में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पीएच क्या होगा 8.5% 8.5 से अधिक होगा, और विद्युत चालकता क्या होगी 4 से अधिक होगी, ईएसपी कितनी होगी 4 से अधिक होगी। जो ईसी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है इसको मापते हैं दोस्तों डेसीसाइमन प्रति मीटर में, और जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होती है इसको परसेंटेज में मापते हैं, और जो पीएच होता है मृदा को उसको पीएच में मापते ही हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जो इसका पीएच होता है वो तो 8.5 से अधिक होता है, और जो ईसी होती है वो 4 से अधिक होती है, और ईएसपी जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होती है वो क्या होती है 15 से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु, क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु सबसे उपयुक्त हरी खाद बतानी है।
क्षारीय फसलों को जो क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु सबसे उपयुक्त हरी खाद अपने को बतानी है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सस्पेनिया एकुलाटा। क्या होगा? सस्पेनिया एकुलाटा क्या होता है दोस्तों? क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु हरी खाद। वैसे तो ये हरी खाद के रूप में यूज में आता है, पर ये क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए भी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय भूमि में बनने के लिए अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? मतलब अभी तो अपन ने बात की थी कि आर्द्र क्षेत्रों में क्या होती है, अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। अब बात कर रहे हैं अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जहां पर अधिक वर्षाएं होती है, वो क्या है, वो दोस्तों इसका जिम्मेदार कारक है कि इसका अम्लीय मृदाएं बढ़ने का। कैसे हैं दोस्तों? जैसे अम्लीय मृदाएं, जैसे अधिक वर्षा होगी तो दोस्तों क्या होगी, जो भी अपने क्षारीय लवण हैं, जो भी क्षारीय पोषक तत्व होते हैं, सोडियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह, वो क्या होते हैं पानी के साथ घुलकर क्या होते हैं नीचे की ओर लीचिंग हो जाती है। और जो एल्यूमिनियम वगैरह, फेरिक वगैरह, वो क्या हो जाते हैं ऊपर की मृदाओं में रह जाते हैं। तो क्या हो जाता है, अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि जो क्षारीय मृदाएं हैं इनमें किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। क्षारीय मृदाओं में अपने को बताना है किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मोलिब्डेनम भी इसमें अधिकता होती है। क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? मोलिब्डेनम पोषक तत्व की अधिकता होती है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च लवण सहिष्णु फसल है? मतलब ऐसी फसल का नाम बताना है जो लवणता को, जो लवण मृदाएं हैं उनको सहनशील कर सके, उनमें भी वो ग्रो कर सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा सलजम। सलजम क्या है? एक लवण सहिष्णु फसल है। क्या है? लवण सहिष्णु फसल है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ना दोस्तों आज की क्लास का अपना कि सोडिक मृदा के संशोधन हेतु या सुधार हेतु कौन से उपचार की आवश्यकता होती है। अपन ने लवणीय की बात कर ली कि लवणीय का किसके द्वारा करते हैं, लीचिंग के द्वारा करते हैं। इसके बाद में अम्लीय का चूना के द्वारा करते हैं। अब सोडिक मृदा या क्षारीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राइट आंसर होगा जिप्सम के द्वारा। जो सोडिक सॉइल्स होती है इनका सुधार किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? जिप्सम के द्वारा करते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा क्षरण किस शक्ति के द्वारा होता है। जो राजस्थान में मृदा क्षरण होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो सर्वाधिक किसके द्वारा होता है दोस्तों? आप सभी को पता है राजस्थान में सर्वाधिक मृदा क्षरण होगा वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल क्षरण की, वाटर इरोजन की कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है दोस्तों? सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किसकी? वाटर इरोजन की। इसका राइट आंसर होगा परत क्षरण। इसमें क्या होता है दोस्तों? परत क्षरण में क्या होता है, जो भी जल आता है, जल जैसे ही मृदा पर गिरेगा तो जो मृदा की ऊपरी परत है उसका क्या हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। अब आप सभी को पता है कि जो मृदा की ऊपरी परत है उससे में ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं तो जो पोषक तत्व है वो क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर चले जाते हैं, बैक। अब दोस्तों ये तो हो गया परत क्षरण। इसलिए क्या है, कृषि की दृष्टि से, अब कृषि में तो जो भी फसल है उसके लिए मुख्यतः क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो वो तो हानिकारक है ही। अब है बौछार। बौछार में क्या होता है, जैसे ही बूंदें गिरती है तो बूंदों में जो मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिरने लगते हैं। रेल क्षरण में क्या होती है, छोटी छोटी नालियाँ बनती है, और जो अवनालिका क्षरण है उसमें बड़ी जो छोटी नालियाँ हैं वो बड़ा रूप ग्रहण कर लेती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा परत क्षरण या सीट इरोजन। इसके बाद में चलते हैं
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जल शरण की अवस्था नहीं है, अपने को बतानी है कि जल शरण की कौन कौन सी अवस्थाएं नहीं है। अब जल शरण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक तो परत शरण होती है, बौछार शरण होती है, रेल शरण होता है और नलिका शरण होता है। तो देख लीजिए दोस्तों इसमें कौन सा बाहर से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निलंबन शरण। जो निलंबन है ये वायु शरण की अवस्था है। उच्छलन हुआ, निलंबन हुआ, ये सतह सर्पण हुआ, ये किसकी अवस्थाएं हैं दोस्तों? ये अवस्थाएं हैं निलंबन से, इसकी वायु शरण की। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु शरण की वह अवस्था जिसमें सबसे ज्यादा मर्दा शरण होता है। वायु शरण की एक अवस्था बतानी है जिसमें सर्वाधिक क्या होता है? मर्दा शरण होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उच्छलन है, दूसरा है निलंबन है, तीसरा है पृष्ठीय सर्पण या सतह सर्पण है, इसके बाद में गले शरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उच्छलन। सर्वाधिक शरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों 70 से 75 लगभग के परसेंट, जो 70 से 75% के लगभग है, वो वायु शरण किसके द्वारा होता है? उच्छलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? उच्छलन के द्वारा होता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा व जल संरक्षण अधिनियम कब बना था? अपने को बताना है कि राजस्थान में जो मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम है ये कब बना था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा 1964 में क्या बना था? राजस्थान में मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम बना था। आज की क्लास का जो क्वेश्चन रहने वाला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो सॉइल कंजर्वेशन है इसका आपको बताना है कि सॉइल कंजर्वेशन के फादर कौन है। सॉइल कंजर्वेशन के फादर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 41वें क्वेश्चन के रूप में आज की क्लास का है, सॉइल कंजर्वेशन के फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आपको बताना है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वायु शरण किस राज्य में सर्वाधिक कम होता है? मतलब किस राज्य में वायु द्वारा शरण सबसे कम होता है? अपने को बताना है। वायु शरण सर्वाधिक तो अपन ने बात कर ली राजस्थान में है, अब सबसे कम कौन से राज्य में है? जो निम्न में से है, राजस्थान में है या पंजाब में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि हिमाचल प्रदेश है, इसमें क्या है? वायु शरण सबसे कम होता है। अब इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु द्वारा शरण रोकने के लिए उपयुक्त घास। मतलब शरण रोकने के लिए अपने को मरुस्थलीय क्षेत्र की एक उपयुक्त घास बतानी है। कौन सी है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा सेवन घास। क्या हो जाएगा? सेवन घास क्या है दोस्तों? एक उपयुक्त है वायु शरण रोकने के लिए, किसमें? मरुस्थलीय प्रदेशों में। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था है। मतलब जो अवनालिका शरण है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसकी बढ़ती हुई अवस्था है। तो दोस्तों ये रील शरण की क्या है? एक बढ़ती हुई अवस्था है, ये एक हानिकारक अवस्था होती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हेरों को बखार भी कहा जाता है? किसको बखार भी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हेरो का नाम, जो कि बखार, जिसको क्या किस नाम से जानते हैं? बखार के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्लेड हेरो को किस नाम से जानते हैं? बखार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बखार के नाम से जानते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा फार्म यंत्र बताइए जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीय जुताई साथ साथ कर सकते हैं। मतलब प्रारंभिक के लिए भी उपयुक्त हो और द्वितीय के लिए भी उपयुक्त हो। इसका नाम आपके बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रोटावेटर। जो भी अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन भी है। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी करवाती है, उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसको जुताई का जनक माना जाता है या टिलेज का जनक माना जाता है? आपको बताना है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक निम्न में से जिनको जुताई का जनक माना जाता है या जुताई का जनक या टिलेज का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा जेथरो टुल को
किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जुताई या टिलेज के जनक के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इनको वीड साइंस के फादर के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ वीड साइंस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इनको। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हॉर्स हॉविंग हस्बेंड्री, ये आप राइट डाउन करते रहिए दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्रारंभिक भू परिष्करण है। मतलब अपने को बताना है कि एक कृषि यंत्र का नाम बताना है जो प्रारंभिक भू परिष्करण के काम आता है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा डी सेल, किसके काम में आता है, प्रारंभिक टिलेज के काम में आता है, प्राइमरी टिलेज के काम में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्ले मृदा की जल धारण क्षमता बतानी है। जो क्ले सॉइल्स होती है इनकी अपने को बतानी है जल धारण क्षमता कितनी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है WHC कितनी होती है। राइट आंसर होगा दोस्तों शायद होगा इसका राइट आंसर कि 70 से 80% क्या होती है, इसकी जल धारण क्षमता होती है। इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि जो महीन बालू के कणों का आकार है। अब कोई सी भी एग्जाम देख लो दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़्यादा रिपीट होता है, मतलब एक क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही इसमें। महीन बालू के कणों का आकार बताना है दोस्तों। 2 से लेके 0.2% कितना है, 2 से लेके 0.2% किसका होता है, मोटी बालू का होता है। और इसके बाद में है दूसरा 0.2 से 0.02 किसका होता है, महीन बालू का होता है। इसके बाद में है 0.02 से 0.002 किसका होता है दोस्तों, सिल्ट का होता है। और इसके बाद में है 0.002 से कम किसका होता है, कले का होता है, मृत्तिका का होता है। अब दोस्तों आपको राइट आंसर समझ में आया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। अगर चारों में से आपको कुछ भी पूछे तो आप शायद राइट आंसर बता सकते हो इसका। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोइल जो टेस्ट होता है, मृदा जांच होती है, इसके पिता कौन है, फादर कौन है दोस्तों। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा एमएल ट्रग होगा, एमएल ट्रग होगा इसका। जो सॉइल टेस्ट के पितामह हैं किसको जाना जाता है, इनको जाना जाता है एमएल ट्रग को सॉइल टेस्ट के पितामह के रूप में। अब इसके बाद में है जेबी ट्रिपलेट। जेबी ट्रिपलेट किसके फादर है दोस्तों, जीरो टिलेज के। इसके बाद में है कि फादर ऑफ टिलेज के नाम से किसको जानते हैं, जेथरो टुल को जानते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल एंड सर्वे लैंड यूज प्लानिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लानिंग है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल एंड सर्वे लैंड यूज प्लानिंग, इसके जो ये इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज का अगर आपको पूछे तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये नागपुर में स्थित है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा बनने का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा बनने का अध्ययन कहलाता है दोस्तों पेडोलॉजी। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। अगर फादर ऑफ पेडोलॉजी आपको पूछे तो ये कौन है दोस्तों, ये है वैसिली वी डोकुचेव या वीवी डोकुचेव। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों अभी इसमें देख लेते हैं अपन की जो सीरियोलॉजी है, सीरियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, सीरियोलॉजी में जो भी क्रॉप रोटेशन है उसका अध्ययन करते हैं। इडेफोलॉजी में अपन क्या करते हैं, पादप समुदाय होता है उसकी दृष्टि से अपन मृदा का अध्ययन करते हैं। वर्मी कल्चर में केचुए का अध्ययन करते हैं। रेगिस्तान का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, रेगिस्तान का अध्ययन कहलाता है इरिमोलॉजी। क्या कहलाता है, इरिमोलॉजी कहलाता है। जो रेगिस्तान है अगर उसका अध्ययन करते हैं अपन तो कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं, इरेमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों सर्वाधिक रंध्रावकाश। 2 क्वेश्चन है वो आपके मतलब ऐसे मान लो कि कंफ्यूजन पैदा भी करते होंगे, 33वां और 34वां। देखिए दोस्तों सर्वाधिक रंध्रावकाश किसमें पाए जाते हैं, सर्वाधिक रंध्रावकाश अगर आपको पूछे तो वो पाए जाते हैं कले या मृत्तिका मृदा में। किसमें, कले या मृत्तिका मृदा में। अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है, जल धारण क्षमता की बात कर रहा हूं, तो इसका राइट आंसर होगा कले मृदा या मृत्तिका में। सर्वाधिक जल धारण और सर्वाधिक रंध्रावकाश की बात करें तो क्ले मृदा आ जाएगी। अब इसके बाद में है दोस्तों कि बड़े स्पोर
अपने को बताना है कि बड़े पोर स्पोर्स किस में पाए जाते हैं, पोर स्पेस किस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों बड़े पोर स्पेस की बात करें तो ये पाए जाते हैं बलुई मृदा में। अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक जल ग्रहण मतलब जल को ग्रहण करने की क्षमता किसकी आएगी, बलुई मृदा की आएगी। धारण करने की क्षमता किसकी आएगी, क्ले की आएगी। बड़े पोर स्पोर्स की बात करें तो किस में आएगी, बलुई मृदा में आएगी। अगर सर्वाधिक की बात करें तो वो किस में आएगी, क्ले मृदा में आएगी। इसके बाद में दोस्तों वायु द्वारा जो शरण होता है ये क्या कहलाता है, वायु द्वारा कृत्रिम शरण क्या कहलाता है दोस्तों, वायु द्वारा कृत्रिम शरण क्या कहलाता है, राइट आंसर होगा लोएस। क्या कहलाता है, लोएस कहलाता है दोस्तों। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है। अभी मैंने बताया था कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होगी, चिकनी मृदा या मृतिका मृदा क्या होती है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा घनत्व को किससे नापते हैं, मृदा घनत्व को मापते हैं पिक्नोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं, पिक्नोमीटर के द्वारा मापते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा नमी को किससे मापते हैं, जो मृदा नमी है सॉइल मॉइस्चर है इसको किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों, टेंशियोमीटर के द्वारा। द्वारा दोस्तों मृदा नमी को 0.85 बार पर किस से मापते हैं, टेंशियोमीटर से मापते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो बलुई मृदा है इनमें बालू का परसेंट कितना होता है दोस्तों, बालू का परसेंट होता है 80 से 85%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 से 85%। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि जो केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, करनाल हरियाणा में। 41वां क्वेश्चन मैंने बताई दिया आपको, राइट आंसर बताना है कि जो सॉइल कंजर्वेशन के फादर है ये कौन है दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसके द्वारा आपको ज्वाइन होना है। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्लास को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में उर्वरक और पोषक तत्वों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।